नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के उस ऐलान से, उस खबर से जिसमें दोनों ने यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल यह है कि आखिर इस ऐलान का मकसद क्या है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से चमकने वाले दो चेहरे अलग अलग चुनाव लड़ने का दम क्यों भर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की। अभी तक इस तरह की खबरें थी कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से ओवैसी की डील फाइनल नहीं होती है तब। अभी भी यह डील टूटी नहीं है। यह बात और है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा ना सही, कम से कम खिड़की तो खुली ही हुई है जहां से बातचीत की जा सके। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं अपने अकेले दम पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये दो दिग्गज अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि राजनीति के ये दो धुरंधर जो उत्तर प्रदेश में एक गहरा असर छोड़ने का मादा रखते हैं, ये अलग अलग क्यों लड़ने लगे। सबसे पहले बात चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जो 2022 का विधानसभा चुनाव से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से बम्पर जीत हासिल करते हुए संसद पहुंचते हैं। 108 विधानसभा सीटें जिस पश्चिमी बेल्ट में आती हैं उत्तर प्रदेश की, उसकी रहनुमाई अगर आज कोई कर रहा है दलित राजनीति में तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। और न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी के अपग्रेड वर्जन के तौर पर देखा जा रहा है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू चंद्रशेखर आजाद ने दिया और उस इंटरव्यू में उनसे बहन कुमारी मायावती को लेकर सवाल पूछा गया, बसपा सुप्रीमो मायावती। तो बहुत बेबाक अंदाज में चंद्रशेखर कहते हैं कि देखिए, एक काम जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था और उसे उन्होंने एक मुकाम तक पहुंचाया और उस काम को वहां से कांशीराम लेकर आगे आए। कांशीराम के बाद यह काम मायावती ने किया और मायावती जब राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय नहीं है जितनी वो पहले थी, तो वो जिम्मा मेरे ऊपर आ गया है। मैं जहां से मायावती जी ने समाज का काम छोड़ा है वहां से मैं उसे आगे लेकर जा रहा हूं। यानी कि अपने आप को चंद्रशेखर आजाद मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर समाज में देख रहे हैं। यह और बात है कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को मायावती ने कमान सौंपी है, लेकिन यहां मसला पार्टी का नहीं है, यहां मसला मिशन का है। और उस मिशन को जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने शुरू किया, कांशीराम ने आगे बढ़ाया, मायावती ने इसे और विस्तार दिया, उसी मिशन को अब चंद्रशेखर आजाद अपने कंधों पर लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। यानी कि जो दलित वोटर है उन पर सीधी नजर चंद्रशेखर आजाद की है उत्तर प्रदेश में। और अब वो ये कहते हैं कि मैं 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ूंगा। इसके दो तीन बड़े कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि जब हम 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं तो कम से कम एक प्रेशर पॉलिटिक्स के नजरिए से भी इसे देखा जाता है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जब कभी सीट शेयरिंग को लेकर किसी बड़े दल से गठबंधन हो तो यह बताया जा सके कि हम 403 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। हमारे पास संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास लोग हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आइए। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सही तरीके से उतरने से पहले बिहार में 5 विधानसभा की सीटें, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 125 सीटें, तेलंगाना में 69 सीटें जीतने के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश ये रही कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, इन दोनों में से किसी भी दल के साथ
गठबंधन हो जाए तो उत्तर प्रदेश में बढ़िया शुरुआत की जा सकती है। 2022 का चुनाव असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। यह और बात है कि उन्होंने दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा और 10 से 12 सीटें तो ऐसी रहीं जहां समाजवादी पार्टी चुनाव ही ओवैसी की वजह से हारी। कई और सीटों पर पिछड़ गई सिर्फ ओवैसी की वजह से। असदुद्दीन ओवैसी अगर यह कहते हैं कि मैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो इनमें 145 वो सीटें हैं जो हार्डकोर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं प्रदेश की, जिनमें 10 से लेकर 40% तक मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में हैं। अगर ओवैसी यह कहते हैं कि मैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो यह सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चेतावनी है कि अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं, सीट शेयरिंग में हमें सम्मान नहीं देते हैं, तो हम उन 200 सीटों पर फाइट करेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जो आपका भी वोट बैंक है। और उसके बाद ये सभी जानते हैं कि जब एक ही जगह पर 2 लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा होगा। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का 403 और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहना एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यह और बात है कि ये दोनों उस कद के नेता हैं कि 403 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। इनके पास संगठन है, इनके पास लोग हैं, इनके पास कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक पैटर्न की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर आपको मिलकर लड़ना चाहिए। मिलकर लड़ेंगे तभी आप बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं, वरना अलग अलग लड़के तो आपको टूटना है, बिखरना है और खत्म हो जाना है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने नया खुलासा करते हुए कहा कि नाबालिग बटुकों के यौन शोषण में मठ का कामकाज देखने वाला सीईओ प्रकाश उपाध्याय भी शामिल है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि प्रकाश उपाध्याय ही बाढ़ग्रस्त राज्यों से बटुकों को लाता था, गुरु सेवा के नाम पर मुकुंदानंद के साथ मिलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास भेजता था और इसके पहले एक नाम अरविंद के भी इसमें लिप्त होने का खुलासा किया गया था। आशुतोष ने कहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई अरविंद है और आशुतोष ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, लेकिन उन्होंने किसी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मंगलवार देर रात लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हमले की जिम्मेदारी राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली है। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। अपने पोस्ट में दीपक खत्री को लॉरेंस का करीबी बताया गया और कहा गया कि लॉरेंस के लिए मुखबरी करने के चलते यह हमला किया गया। राहुल फतेहपुर ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि आज जो ये दीपक खत्री यानी कि वकील पर हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह लॉरेंस के लिए मुखबरी और दलाली करता है। और यह भी साथ में लिखा गया है कि या जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाकर तू इंफॉर्मेशन लाता है वो सब बंद कर दे, नहीं तो तेरी ऐसी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। 2027 में यूपी में बीजेपी से लोहा लेने के लिए अखिलेश यादव ने मोदी का फॉर्मूला अपनाया है। 2014 में जिस कंपनी ने प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को, अब वही कंपनी यूपी में अखिलेश यादव के लिए काम कर रही है। जी हां, अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी को हायर किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। यानी कि जिस कंपनी ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, अब उसी कंपनी को अखिलेश यादव ने हायर कर लिया है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बनाने वाली नरेंद्र मोदी को जो कंपनी है, जिसने बाद में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर की सरकार बनवाई, जगन मोहन रेड्डी, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लंबी लिस्ट है। इशारा आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को अखिलेश यादव ने हायर किया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को यूपी में अपना चुनावी अभियान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों की माने तो आईपैक की टीम बहुत जल्दी लखनऊ में सक्रिय होकर काम की शुरुआत कर देगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली और बंगाल में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में यह फैसला किया गया कि आईपैक जो प्रशांत किशोर की कंपनी है, उसको उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा जाए। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल गए थे
वहां पर सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि प्रशांत किशोर की कंपनी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। और उससे पहले आपको याद होगा, बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर की दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हुई थी। ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रियंका गांधी बेशक वायनाड से सांसद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका पूरा दखल है। और उस सीक्रेट मीटिंग में भी इसी बात पर संभवतः मोहर लगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को जीता जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली और बंगाल में हुई सीक्रेट मीटिंग में यह फैसला किया गया और बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में दिल्ली में अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर के बीच पहली मुलाकात 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई। जबकि 2026 में जनवरी में पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान दोनों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। और इन बैठकों के बाद समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से आईपैक को हायर किया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अखिलेश यादव को आईपैक के साथ काम करने की सलाह दी थी, जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव को जीता जा सके। आईपैक के तहत समाजवादी पार्टी का फोकस यूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने और टेक्नोलॉजी आधारित टूल से मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर भी समाजवादी पार्टी का फोकस अब आईपैक के साथ जुड़ने के बाद बढ़ेगा। पार्टी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वे और डेटा एनालिसिस भी करवा रही है, जिसका काम शुरू हो चुका है, जिसमें पूर्वांचल में कर्नाटक की एक एजेंसी सर्वे कर रही है, जबकि मुंबई की एक कंसल्टिंग फर्म रणनीतिक इनपुट देख रही है। अखिलेश यादव 2027 को निर्णायक मौका मान रहे हैं, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें और 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद सूत्र ये बताते हैं कि चुनावी अभियान की शुरुआत 28 मार्च को नोएडा से शुरू होने वाली, जहां पर पीडीए भागीदारी रैली के साथ अखिलेश यादव एक तरह से चुनावी शंखनाद करेंगे। पार्टी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला बोल रही है। आईपैक की विशेषज्ञता से समाजवादी पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट, संसाधन उपयोग और तकनीकी प्रचार पर भी जोर देगी। यानी कि अब समाजवादी पार्टी प्रशांत किशोर की रणनीति के सहारे आगे चलकर 2027 की चुनावी वैतरणी को पार करने का ख्वाब देख रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ये वो कंपनी है जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, ये वो कंपनी है जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, ये वो कंपनी है जिसने ममता बनर्जी को सत्ता दिलवाई, ये वो कंपनी है जिसने जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनाई, ये वो कंपनी है जिसने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाई थी। यानी कि एक लंबा चौड़ा, और एमके स्टालिन भी, एक लंबा चौड़ा इतिहास आईपैक का, प्रशांत किशोर का चुनावी रणनीतिकार के मामले में है। लेकिन यह बात भी गौर करने की है कि वो जब खुद चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव बुरी तरीके से हार जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की टीम के छापे की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गए और सुबह से चल रही इस छापेमारी के दौरान आवास के बाहर हलचल और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जालौन की माधोगढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को अपना प्रभारी बनाया है और उनके इस कदम को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। आशीष पांडे को माधोगढ़ सीट की जिम्मेदारी दी गई है। न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि यहां से उन्हें कैंडिडेट भी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही पहले, या यूं कहिए कि सबसे पहले, अपने जिस कैंडिडेट के नाम की अनाउंसमेंट की है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और ये करते ही मायावती ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि जो बहुजन समाज पार्टी 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता हासिल कर चुकी है, वही बहुजन समाज पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने नाराज चल रहे ब्राह्मणों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करती दिखाई देती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती एक्शन मोड में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी से
2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत के बीच मायावती ने अपना पहला दांव ब्राह्मण चेहरे पर ही लगाया है। बीएसपी सुप्रीमो ने जालौन की माधवगढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को अपना प्रभारी बनाया और उनके इस कदम को 2027 के चुनाव से पहले बड़े ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। आशीष पांडे को माधवगढ़ सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इस सीट पर बीएसपी के संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जिन सीटों पर जिन नेताओं को प्रभारी पद की जिम्मेदारी देती हैं, चुनाव में उन्हीं को टिकट भी दिया जाता है और इसी क्रम में मायावती ने आशीष पांडे को प्रभारी बनाने के संकेत दिए। साथ ही माधवगढ़ सीट से पार्टी के प्रत्याशी भी बनेंगे, इस बात का ऐलान भी हुआ। बहुजन समाज पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और माना यह जा रहा है कि होली के बाद बीएसपी कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम की घोषणा कर सकती है। अक्सर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान देरी से करती रही है, लेकिन इस बार मायावती अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मिली थी। मायावती पिछले चुनाव के नतीजों को बदलने की तैयारी में भी हैं और कुछ बेहतर करने की तैयारी में है, जिससे कि एक असर आम जनमानस में यह जाए कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में खत्म नहीं हुई है। इस बार मायावती समय से पहले ही अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर देंगी ताकि जमीन पर पार्टी की तैयारी हो सके और उम्मीदवारों को आम जनता के बीच समन्वय बनाने में आसानी हो। समय से पहले उन्हें अगर टिकट दिया जाएगा तब वो पब्लिक के बीच में जा सकेंगे, जबकि बाकी जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं वो बिल्कुल ऐन मौके पर आखिरी वक्त में टिकट की अनाउंसमेंट करती हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए पूरा समय मिल सके उम्मीदवारों को, यह मायावती की कोशिश है। आशीष पांडे के नाम का ऐलान कर मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटरों के समीकरण के साथ मैदान में उतरेंगी। यूपी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है या 1 साल से कम का वक्त है और इससे पहले ही बीएसपी के इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो खुलकर उन्हें अपने साथ आने का न्योता दे चुकी है। हालांकि मायावती ने साफ इनकार कर दिया है और वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। ऐसे में इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मायावती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और उनके एजेंडे में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम हैं और ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम की तिकड़ी के सहारे मायावती उत्तर प्रदेश में 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी उसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोहराने की भूमिका में है, दिखाई देती हैं या उस हिसाब से तैयारी कर रही हैं। आपको ये बात बहुत गौर करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तभी से जो ब्राह्मण तबका है वो बीजेपी से खासा नाराज है और यही नाराजगी मायावती कैश करने की अब पूरी प्लानिंग कर चुकी है, क्योंकि ब्राह्मण पहले भी मायावती के साथ जा चुके हैं 2007 में और मायावती ने उनको सम्मान भी दिया, सरकार में जगह दी, पार्टी में जगह दी, संगठन में जगह दी, सिस्टम में जगह दी। यानी कि ब्राह्मणों को पूरी तरीके से मायावती ने वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे मायावती को समर्थन देने के बाद। अब इसी सोशल इंजीनियरिंग को 2007 के बाद 20 साल बाद मायावती 2027 में दोहराती हुई दिखाई देती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या 2007 वाला फॉर्मूला कामयाब होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा से मिले, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने दोस्त मोदी को गले लगाया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 9 साल बाद उनकी दूसरी इजराइल यात्रा है। इजरायली पीएम के भव्य स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से किए गए स्वागत से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि द्विपक्षीय चर्चाओं और भारत और इजराइल की दोस्ती को मजबूत करने के लिए बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में चैप्टर लिखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मैंने मामले पर संज्ञान लिया है, किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जल्दी ही मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने
यह भी जानकारी दी कि तब जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को उनके सामने उठाया, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पूरे देश में वकील और जज इस बात को लेकर चिंतित हैं। न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की क्लास 8th की सोशल साइंस की बुक के चैप्टर का कड़ा विरोध किया। इस चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इसे संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया है। पाकिस्तान में हाल ही में हुई एक शादी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस शादी में दूल्हे की उम्र करीब 70 साल है, जबकि दुल्हन 22 साल की है। 70 साल के हकीम बाबर अपने से काफी कम उम्र की लड़की से निकाह करने के बाद सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हालांकि इस जोड़े ने खुलकर अपनी शादी का बचाव किया और आलोचना करने वालों को भी जवाब दिया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जब वहां पर पत्रकार पहुंचे हकीम बाबर के घर, तो उनकी पत्नी ने साफ कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और उनका कहना है कि शादी दो लोगों का निजी फैसला होता है, इसमें उम्र के अंतर का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। हकीम बाबर ने कहा कि उनकी शादी अरेंज्ड भी है और लव भी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आपसी सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए निकाह किया। उन्होंने बताया कि निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। 70 साल की उम्र में शादी करने के बाद उठे सवालों पर जवाब देते हुए हकीम बाबर ने कहा कि इंसान दिल से जमा होता है। ईडी के समन की अवहेलना के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दर्ज केस में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से जारी समन को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। जजों ने ईडी से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि छोटा मामला है, आपने कई बड़े केस दर्ज कर रखे हैं, बेहतर है कि आप उन पर ध्यान दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में दिए स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 के सैन्य तनाव का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी वजह से 8 युद्ध रुके, जिसमें भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर भी शामिल हो सकता था। लेकिन बोलते समय एक चूक हो गई, जिसमें मीडिया में गलत खबरें फैल गईं। ट्रंप ने कहा कि 35 मिलियन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते अगर मैं बीच में नहीं आता, लेकिन असल में वो क्या कहना चाहते थे? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत या 3.5 करोड़ लोगों की जान का खतरा? इस बार ट्रंप ने जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए 2 कदम आगे बढ़े। ट्रंप ने कहा कि मेरे पहले 10 महीने में मैंने 8 युद्ध खत्म किए अपने कार्यकाल में। कंबोडिया और थाईलैंड, पाकिस्तान और भारत, ये न्यूक्लियर वॉर हो सकते थे। 3.5 करोड़ लोगों ने मुझसे कहा कि अगर मैं मध्यस्थता नहीं करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते। द रिपोर्टर हिंदी में फटाफट अंदाज में खबरों के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।